हम सब गाड़ियां तो चलाते ही हैं, है ना? जरा सोचिए आप एक हाईवे पर पूरे 100 की स्पीड से जा रहे हैं। हाँ, और हाईवे पर तो वैसे भी ध्यान सामने ही होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपका पूरा ध्यान सामने की सड़क पर है ही नहीं। आप लगातार बिना पलक झपकाए सिर्फ उस रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देख रहे हैं। ओह, तो ऐसे में एक्सीडेंट होना तो बिल्कुल पक्का है। वही तो, मतलब कोई भी समझदार इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो विडंबना यही है कि हम इंसान हर रोज, मेरा मतलब है हर पल, यही जानलेवा ड्राइविंग कर रहे हैं। सही बात है। हमारा शरीर भले ही आज में हो, अभी यहाँ हो, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो लगातार उस रियर व्यू मिरर में झांक रहा होता है। हम उन घटनाओं को देख रहे होते हैं जो बहुत पीछे छूट चुकी हैं। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी इंसानी फितरत को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत है उसका नाम है इटर्नल विजडम, द पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। इस सामग्री में श्रीमद् भगवत गीता के 3 बेहद छोटे लेकिन मतलब जीवन को गहराई से बदलने वाले सूत्र संकलित किए गए हैं। और ये सूत्र सच में बहुत पावरफुल है ना? तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे समय यानी अतीत और वर्तमान और धैर्य को लेकर दिए गए ये 3 सूत्र इंसान की सबसे बड़ी मानसिक उलझनों को सुलझाने की चाबी बन सकते हैं। देखिए, इन सूत्रों की सबसे खास बात ही यही है कि ये सिर्फ कोई दार्शनिक या किताबी बातें नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। जब हम इनकी परतों को खोलते हैं तो पता चलता है कि ये सीधे तौर पर ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे दिमाग की वायरिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है और हम कैसे उसे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक सकते हैं। का पहला सूत्र कहता है, जो बीत गया उससे बंध हो मत। सुनने में तो ये बहुत ही आम सी सलाह लगती है। वही तो, मतलब हर कोई ये सलाह देता है कि यार मूव ऑन कर जाओ, लेकिन असल जिंदगी में ये इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। पुरानी बातों को, खासकर उन बातों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई हो, उन्हें छोड़ना इतना भारी क्यों लगता है इंसान को? देखिए, इस मुश्किल को समझने के लिए ना हमें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान की तरफ देखना होगा। मतलब हमारे पूर्वजों के समय से जो चला रहा है। बिल्कुल। हमारे दिमाग का जो प्राइमरी फंक्शन है या कह लें मुख्य काम है, वो हमें खुश रखना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उसका मुख्य काम है हमें जिंदा रखना, हमारा सर्वाइवल। ओहो, सर्वाइवल, समझ गया। हाँ, तो जब अतीत में हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जैसे कोई धोखा मिला, कोई अपमान हुआ या कोई बड़ा नुकसान हुआ, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे के रूप में रजिस्टर कर लेता है। मतलब एक रेड फ्लैग लगा देता है। एग्जैक्टली, एक रेड फ्लैग। और फिर वो बार बार उस घटना को हमारे दिमाग में प्ले करता है ताकि हम उसे भूल ना जाएं और भविष्य में वैसी ही स्थिति से खुद को बचा सके। तो एक तरह से मतलब ये एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। बिल्कुल सही, ये एक सुरक्षा तंत्र है। यानी हमारा दिमाग हमारी भलाई के लिए ही हमें वो दर्द बार बार याद दिला रहा है। तकनीकी रूप से हाँ, लेकिन देखिए यहीं पर ना सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। कैसी गड़बड़ी? अतीत की गलतियों या अनुभवों से सिर्फ सीखना एक अलग बात है, जैसे ड्राइविंग करते समय रियर व्यू मिरर में बस एक छोटी सी झलक देखना ताकि आप सुरक्षित रहें। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन स्रोत में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बंधो मत। अंग्रेजी में इसे हम अटैचमेंट कह सकते हैं। तो जब हम बंध जाते हैं तो क्या होता है? जब हम किसी पुरानी घटना से भावनात्मक रूप से पूरी तरह बंध जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता कि वो घटना 10 साल पहले हुई थी या अभी इसी पल हो रही है। बाप रे, मतलब दिमाग के लिए वो सब अभी चल रहा है। हाँ, और शरीर में उसी तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। इंसान उस पुराने दर्द को आज मतलब इसी पल में बिल्कुल ताजा महसूस कर रहा होता है। हाँ, और शायद इसीलिए हम आगे बढ़ने की क्षमता ही खो देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा, मतलब हमारा सारा फोकस तो उस वर्चुअल खतरे से लड़ने में खर्च हो रहा है जो असल में वहाँ है ही नहीं। सही कहा, वो बस एक याद है। लेकिन एक बात और है, सिर्फ दर्द ही नहीं, मुझे लगता है कि कई बार इंसान अपने बहुत अच्छे अतीत से भी बन जाता है। ओह, आप नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे हैं? हाँ, वो जो लोग कहते हैं ना कि अरे वो भी क्या दिन थे या कॉलेज के वो दिन कितने अच्छे थे, मतलब ये जो मीठा सा नॉस्टैल्जिया है, ये भी तो एक तरह का रियर व्यू मिरर वाला बंधन ही है ना? नॉस्टैल्जिया एक बहुत ही मीठा जहर हो सकता है। मीठा जहर? वो कैसे? देखिए, जब आज की वास्तविकता, हमारा वर्तमान चुनौतीपूर्ण या बोरिंग होता है, तो दिमाग तुरंत सुरक्षित और खुशनुमा अतीत में पनाह ढूंढने लगता है, भागने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन चाहे अतीत दर्दनाक हो या बहुत सुखद, दोनों ही मामलों में अंतिम परिणाम तो एक ही होता है कि हम वर्तमान से कट जाते हैं। एग्जैक्टली, आप अपने आज से कट जाते हैं। गीता का ये सूत्र हमें बहुत गहराई से समझाता है कि अतीत एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, बस एक संदर्भ, लेकिन वो हमारा घर नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो हमारा निवास स्थान नहीं हो सकता। जब तक इंसान पुरानी कहानी के पन्नों को इतनी कसकर पकड़े रहेगा तो वो जीवन का अगला पन्ना पलट ही नहीं सकता। ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी इंसान ने बहुत कोशिश की और अतीत का वो भारी बैग नीचे रख दिया। ठीक है, मान लिया। उसने पुरानी बातों से खुद को पूरी तरह अनटाई कर लिया, अब वो आजाद है। पर असल जिंदगी में मैंने देखा है, जब हम अतीत को छोड़कर पूरी तरह से वर्तमान में आते हैं, मेरा मतलब है जब हम अभी में फोकस करते हैं, तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वो जो खालीपन है ना, वो असल में शोर के बंद होने का एहसास है। शोर के बंद होने का? हाँ, जब दिमाग में अतीत की वो पुरानी घिसी हुई कैसेट चलना अचानक बंद होती है, तो जो सन्नाटा छाता है, इंसान अक्सर उससे घबरा जाता है। और मुझे लगता है यहीं पर वो दूसरा सूत्र आता है जिस पर हमारा शोध जोर देता है। जी बिल्कुल, जो है वर्तमान में ही शक्ति है। सुनने में तो ये बहुत ही मोटिवेशनल और मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कोट्स में तो अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदारी से अगर इसका हम एनालिसिस करें तो वर्तमान कई बार बहुत ही उबाऊ होता है। उबाऊ मतलब बोरिंग। हाँ, जरा सोचिए, कोई इंसान ऑफिस में बैठकर एक बोरिंग सी एक्सेल शीट बना रहा है, या कोई घंटों सी ट्रैफिक में फंसा है, या घर पर बर्तन धो रहा है। हाँ, ये सब तो रोजमर्रा के काम है। तो ऐसे में इंसान का मन तो पास्ट या फ्यूचर में भागेगा ही ना, क्योंकि वहाँ एक स्टोरी है, अब वहाँ कुछ ड्रामा है। वर्तमान के उन बर्तनों में तो वो रोमांच महसूस नहीं होता। आपने यहाँ एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई पर उंगली रखी है। अच्छा, देखिए, हमारा मन हमेशा कुछ रोमांच या स्टिमुलेशन ढूंढता रहता है, उसे लगातार डोपामाइन चाहिए। हाँ, डोपामाइन की तो आजकल सबको आदत है। बिल्कुल,
तो जब वर्तमान में कोई ऐसा इंस्टेंट रोमांच नहीं होता तो मन समय यात्रा करने लगता है। टाइम ट्रैवल? हाँ, कभी वो पीछे की यादों में जाता है, तो कभी आगे की सुनहरी कल्पनाओं में कि एक दिन मेरे पास बड़ा घर होगा। तो फिर वर्तमान में शक्ति कैसे हुई? यहीं पर हमें शक्ति और मनोरंजन के बीच का जो असली फर्क है वो समझना होगा। मतलब ये दोनों अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग है। गीता यहाँ हमारे मनोरंजन या डोपामाइन की बात नहीं कर रही है, वो शक्ति की बात कर रही है। तो यहाँ शक्ति का असली मतलब क्या है? शक्ति का मतलब है एजेंसी, कुछ करने की क्षमता, कर्म करने की आजादी, किसी स्थिति में वास्तविक बदलाव लाने की जो ताकत होती है वो। मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। मतलब हम अतीत में जाकर कोई भी लाइन मिटा नहीं सकते? बिल्कुल नहीं। और भविष्य को हम छू नहीं सकते क्योंकि वो तो आया ही नहीं है। सही कहा। तो जो कुछ भी एक्शनेबल है, मतलब जहाँ हम सच में कुछ कर सकते हैं, वो सिर्फ इसी पल में। एग्जैक्टली। और मजे की बात देखिए, मन को जो चीज बहुत उबाऊ लग रही है ना, वो एक्सेल शीट या बर्तन धोना, हाँ, वो साधारण सा लगने वाला पल, वही पल दरअसल हमारे कर्म करने का इकलौता मंच है। मतलब वही हमारी असली फील्ड है। हाँ, जब हम वर्तमान से भागकर उन कल्पनाओं में जाते हैं तो हम असल में अपनी शक्ति को उसी क्षण सरेंडर कर रहे होते हैं। बाप रे, हम अपनी पावर खुद दे देते हैं। बिल्कुल। हम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को एक ऐसी जगह पर खर्च कर रहे होते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे यहाँ बचपन का एक प्रयोग याद आ रहा है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट याद है? हाँ, वो धूप से कागज जलाने वाला। बिल्कुल वही। अब सोचिए, सूरज की रोशनी में तो बहुत ऊर्जा होती है ना? वो हर जगह फैली होती है। हाँ, चारों तरफ होती है। लेकिन क्या वो फैली हुई धूप किसी कागज के टुकड़े को अपने आप जला सकती है? नहीं जला सकती। ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ। आग तो तब लगती है जब आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए सूरज की उस पूरी की पूरी ऊर्जा को सिर्फ एक ही छोटे से बिंदु पर केंद्रित करते हैं। और ये उदाहरण ना इंसानी फोकस और ऊर्जा पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। कैसे? देखिए, वर्तमान कोई समय की लंबी अवधि नहीं है। ये वो पिन पॉइंट है, वो एक छोटा सा बिंदु है जहाँ हमारी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास का पॉइंट था। बिल्कुल। हमारी जो मानसिक ऊर्जा है वो भी तो सूरज की रोशनी की तरह ही है। हाँ। तो जब हम अपने अतीत के पछतावे कि काश मैंने ऐसा किया होता, हाँ। और भविष्य की चिंताओं में इस ऊर्जा को फैला देते हैं, मतलब हमारी रोशनी बिखर गई। हाँ, और फिर हमारे कर्मों में वो तीव्रता, वो इंटेंसिटी नहीं रहती। लेकिन जब हम अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा फोकस सिर्फ अभी के इस एक बिंदु पर लगाते हैं, तभी असली शक्ति और बदलाव की वो आग पैदा होती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस सूत्र का कोर मैसेज यही है कि शक्ति कहीं बाहर से आसमान से नहीं आती। तो वो अंदर से ही आती है। हाँ, वो हमारे अंदर मौजूद उसी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह समेटने से पैदा होती है। बिना वर्तमान में रहे, बिना उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सही से पकड़े, जीवन में किसी भी तरह का बड़ा निर्माण या बदलाव संभव ही नहीं है। मतलब जो पल अभी आपके सामने है वही आपकी असली और इकलौती रियलिटी है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहाँ ज्यादातर इंसान हार मान लेते हैं। कहाँ पर? मान लीजिए मैंने वो मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत सही से पकड़ लिया, अतीत का सारा बोझ उतार कर फेंक दिया, अपनी पूरी शक्ति और फोकस वर्तमान के काम पर लगा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं हर दिन पूरी ईमानदारी से अपना कर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कागज जल ही नहीं रहा है। मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा। हाँ, मेरे काम का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन तो होगी। उसे लगने लगता है कि यार ये वर्तमान की शक्ति वाला जो सिद्धांत है ना, ये सब किताबी बकवास है। और मुझे लगता है यहीं पर स्रोत हमें सबसे गहरे और तीसरे सूत्र की तरफ ले जाता है। और वो सूत्र है, धैर्य ही असली तप है। एग्जैक्टली। ये सूत्र उस फ्रस्ट्रेशन का, उस निराशा का सबसे बड़ा एंटीडोट है, सबसे बड़ी दवा है। कैसे? ये उन लोगों के लिए ही लिखा गया है जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उन्हें तुरंत कोई फल नहीं दिख रहा। मतलब जो लोग अटक गए हैं। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में ना, तप या तपस्या शब्द का अर्थ बहुत ही गहरा है। आज के जमाने में तपस्या। देखिए, आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तुरंत नतीजे चाहने की भूख। हाँ, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। बिल्कुल, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट रिप्लाई और इंस्टेंट सफलता। इस इंस्टेंट संस्कृति ने हमारे दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स को ना पूरी तरह से हैक कर लिया है। मतलब हमें हर चीज बस अभी के अभी चाहिए। हाँ, इंसान इंतजार करना भूल गया है। तो ऐसे माहौल में धैर्य रखना या पेशेंस रखना तपस्या कैसे बन जाता है? क्योंकि जब हम धैर्य की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक छवि बनती है। कैसी छवि? जैसे कोई बस स्टॉप पर चुपचाप बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रहा हो। क्या धैर्य का मतलब सिर्फ कुछ न करना और परिस्थितियों के खुद ब खुद बदलने का इंतजार करना है? यही तो धैर्य को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, बस स्टॉप पर बैठना कोई धैर्य नहीं है। वो तो सिर्फ एक निष्क्रिय इंतजार है, एक पैसिव वेटिंग। तो फिर असली धैर्य क्या है? जब स्रोत ये कहता है कि धैर्य ही असली तप है, तो वो एक बेहद सक्रिय, ऊर्जावान और अनुशासित प्रक्रिया की बात कर रहा है। सक्रिय धैर्य? वो कैसे? इसे ऐसे देखिए, जैसे एक किसान जमीन में बीज बोता है, तो क्या वो बीज बोने के बाद बस स्टॉप वाले इंसान की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता है? बिल्कुल नहीं। वो तो रोज उसे पानी देता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, उसे जंगली जानवरों से बचाता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि वह यह सब तब कर रहा होता है जब उसे जमीन के ऊपर कुछ भी उगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता। एग्जैक्टली। और यही सक्रिय धैर्य है, यही असली तप है। वाह, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। तपस्या का मतलब हमेशा जंगलों में जाकर आंखें बंद करके बैठना ही नहीं होता। हाँ, वो तो एक पुरानी छवि है। आज के इस शोर शराबे वाले समय में, जब चारों तरफ भटकाव हो, जब दूसरे लोग आपको शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और आपके अपने परिणाम आपको नहीं मिल रहे हो, बिल्कुल, तब भी बिना निराश हुए, बिना अपनी प्रेरणा खोए, वर्तमान में लगातार अपना सही कर्म करते रहना, ये दुनिया का सबसे बड़ा तप है। मतलब इसके लिए तो एक अलग ही स्तर की मानसिक मजबूती चाहिए। बहुत ज्यादा मानसिक मजबूती चाहिए। अगर हम इस नजरिए से देखें तो धैर्य कोई मजबूरी या लाचारी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि यार मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे धैर्य रखना पड़ रहा है। लेकिन गीता के अनुसार ये तो ताकत का सर्वोच्च रूप है। एकदम सही। ये इस बात का प्रमाण है कि इंसान को अपने कर्म पर कितना गहरा विश्वास है कि वो समय को अपना काम करने दे सके। हाँ,
और ये भी कि वो परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान के कर्म को, अपने आज के काम को भ्रष्ट नहीं होने दे रहा। ओह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब इंसान में धैर्य की कमी होती है ना, तो वो अधीर होकर शॉर्टकट ढूंढेगा या फिर फ्रस्ट्रेट होकर काम को बीच में ही छोड़ देगा और अपना नुकसान कर बैठेगा। हाँ, अधीरता असल में वर्तमान की शक्ति को लीक करने का सबसे बड़ा कारण है। मतलब धैर्य असल में उस वर्तमान की शक्ति को बचाए रखने का एक तरह का सुरक्षा कवच है। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, सुरक्षा कवच। क्योंकि अगर हमें धैर्य नहीं होगा तो हम फिर से या तो अतीत की विफलताओं के बारे में सोचकर दुखी होने लगेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझसे ये काम नहीं होगा। हाँ, या फिर हम भविष्य के परिणामों को लेकर भयंकर एंजाइटी में चले जाएंगे। और जैसे ही ऐसा होगा, हमारा वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला फोकस था वो फिर से हिल जाएगा। बिल्कुल हिल जाएगा। और यही इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। कौन सी खूबी? ये तीनों सूत्र जो हमने आज डिस्कस किए, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए एक पूरे चक्र का निर्माण करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं। हाँ, ये माइंड मैनेजमेंट का एक परफेक्ट इकोसिस्टम है। इस चक्र को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ठीक है। अगर हम इसे एक श्रृंखला के रूप में देखें तो हमारा पहला सूत्र था अतीत से बंधो मत। हाँ। ये सूत्र हमें पीछे खींचने वाली उन मनोवैज्ञानिक जंजीरों को तोड़ने का तरीका बताता है। ये हमारा स्लेट बिल्कुल साफ कर देता है, मतलब कचरा बाहर निकाल दिया। और फिर जब स्लेट साफ हो जाती है तो दूसरा सूत्र आता है वर्तमान में ही शक्ति है। बिल्कुल। ये सूत्र हमें ये बताता है कि आजाद होने के बाद हमें अपनी सारी ताकत, अपनी पूरी एजेंसी कहां पर लगानी है। एकदम सही। और अंत में जब आप वर्तमान में अपना पूरा फोकस लगा देते हैं तो तीसरा सूत्र आता है धैर्य ही असली तप है, जो उस किसान वाली बात थी। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जब उस फोकस का तुरंत कोई परिणाम न दिखे तो हमें कैसे उस अवस्था में टिके रहना है, बिना भागे। बिल्कुल। ये मानव मन को संतुलित रखने का और जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक बहुत ही मुकम्मल और अचूक फ्रेमवर्क है। सच में। आज के इस एनालिसिस में हमने जो भी सामग्री खंगाली है, उसने बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक चीजों को एकदम सरल बना दिया है। हाँ, यही इन सूत्रों की ताकत है। हमने देखा कि कैसे रियर व्यू मिरर में लगातार देखना हमें क्रैश की तरफ ले जाता है, कैसे नॉस्टैल्जिया या पुरानी चोटें हमें बस एक लूप में फंसाए रखती हैं। बिल्कुल। फिर हमने ये समझा कि वर्तमान भले ही कितना भी बोरिंग लगे, लेकिन कर्म करने की एजेंसी या बदलाव की जो आग है वो केवल अभी के मैग्नीफाइंग ग्लास से ही पैदा हो सकती है। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि धैर्य कोई बस स्टॉप वाला लाचार इंतजार नहीं है, बल्कि ये उस किसान की सक्रिय तपस्या है जो बिना किसी तुरंत मिलने वाले डोपामिन हिट के हर दिन अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हमारा दिमाग हमें समय के भ्रम में फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पास्ट और फ्यूचर के भ्रम में। हाँ, वो हमें लगातार पास्ट और फ्यूचर में दौड़ाता रहता है। लेकिन अगर इंसान इन 3 साधारण से लगने वाले सूत्रों को अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी आदतों में उतार लेना, तो बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत कुछ। वो न केवल रोजमर्रा की एंजाइटी और तनाव से बच सकता है, बल्कि वो अपनी वास्तविक क्षमता को, अपनी ट्रू पोटेंशियल को पूरी तरह अनलॉक कर सकता है। और मुझे लगता है यही बात इस ज्ञान को, जो कि हजारों साल पहले लिखा गया था, आज के इस डिजिटल और डिस्ट्रैक्शन से भरे युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल, आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक ऐसे गहरे विचार पर मनन करें जो इस पूरी बातचीत के केंद्र से निकला है। जी बताइए। हमने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इंसान की सारी वास्तविक शक्ति, कुछ भी बदलने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही निहित है। हाँ। अतीत में जाकर हम कुछ बदल नहीं सकते। तो जरा सोचकर देखिए, अगर हमारी सारी एजेंसी, सारा कंट्रोल केवल अभी में है, तो भविष्य को लेकर लगातार चिंता करना, उस चीज से डरना जो अभी तक हुई ही नहीं है, क्या ये एक तरह से हमारे हाथ में मौजूद उस वर्तमान की अनमोल शक्ति को खुद अपने ही हाथों से बर्बाद करने का तरीका नहीं है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हम भविष्य के उस काल्पनिक डर के कारण अपना वो फोकस वाला मैग्नीफाइंग ग्लास खुद ही जमीन पे नहीं गिरा रहे हैं? बिल्कुल गिरा रहे हैं। शायद जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि हम उस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि हम अपने उस आज को ही नष्ट कर देते हैं जो वास्तव में इस भविष्य को बनाने वाला था। सही बात है। तो उन वाक्यों को याद रखिए, रियर व्यू मिरर से अपनी नजर हटाइए और अपने वर्तमान की असली शक्ति को पहचानिए।